आपको ऊपर जो एक बार नजर आ रही है, सबसे ऊपर आपको जो एक बार नजर आ रही है जिसमें मिनी टैब और उसके साथ अनटाइटल लिखा है, ये आपको पता है इसे हम टाइटल बार कहते हैं। चूंकि अभी ये फाइल सेव नहीं की है तो अनटाइटल लिखा आ रहा है। जब आप फाइल सेव करोगे जो नाम दोगे वो इसके ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। इसे हम टाइटल बार कहते हैं और इसके राइट साइड पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगी, क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज की। उसके बाद सेकंड वाली बार जो टाइटल के नीचे मैडम आपको स्क्रीन चलेगी आपकी। स्क्रीन नहीं नजर आ रही, बाकी लोगों को भी नहीं नजर आ रही। नहीं मैम आ रही है नजर, आ रही मैम, नजर आ मैम रही मुझे है। नजर आ रही है। जी ठीक है, आप चेक करें, आपका कोई इशू होगा फिर। अच्छा जी, टाइटल के नीचे जो दूसरा आपको बार नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं मेन्यू बार, और इसमें मेन्यू पड़ा हुआ है, यानी यहाँ से हम ऑप्शंस को जो है वो यूज करेंगे, जिसमें फाइल, एडिट, डाटा, कैलकुलेट, स्टैट, ग्राफ, ये सारी ऑप्शंस आ रही हैं। उसके बाद थर्ड वाला जो बार नजर आ रहा है आपको, इसे हम टूल्स बार कहते हैं। ये इस पे सारे टूल्स पड़े हुए हैं। इसमें से हम जिस तरह फोल्डर, फाइल ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए, प्रिंट के लिए, डायलॉग बॉक्स जो हमने लास्ट यूज करना है उसको ओपन करने के लिए, यानी कुछ क्विक एक्सेस के लिए हमारे पास टूल्स यहाँ पे पड़े हुए होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। मैं आपको सारे टूल्स तो नहीं बताने जा रही, जो हमने पढ़ा है सिलेबस में और जितना हमने एनालिसिस करना है उसमें जिन चीजों का यूटिलाइजेशन होनी है वो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी। अच्छा जी, उसके बाद मिनी टैब जो है, एक्चुअली इसमें टोटल 5 विंडोज होती हैं। आप बेशक कॉपी पेंसिल ले लें, उस पर लिखते जाएं ताकि आपकी चीजें ये भूल ना जाए। जी, इसमें ना 5 विंडोज होती हैं। सबसे पहले जो ऊपर आपको विंडो नजर आ रही है, इसके ऊपर लिखा हुआ है सेशन। पहली होती है सेशन विंडो। सेशन विंडो में एक्चुअली क्या होता है, सेशन विंडो में हमने जब एनालिसिस करना है, जो आउटपुट आनी है वो इस विंडो में आएगी, यानी आपके जो रिजल्ट्स अपीयर होते हैं वो इस विंडो में आते हैं, सेशन विंडो में। दूसरा, यहाँ पे हम जो काम करते हैं हम मेन्यू से भी ले लेते हैं ऑप्शंस, और हम कमांड बेस्ड भी कर सकते हैं, मतलब हम कमांड्स लिख के प्रोग्राम भी बना सकते हैं। जब हमने कमांड्स लिखनी होती हैं, प्रोग्राम बनाना होता है, तो हम सेशन विंडो को यूज करते हैं। अच्छा, आप कर्सर को जहाँ पे जिस विंडो में वो ब्लिंक कर रहा होगा वो आपको जो है वो डार्क नजर आएगी, और जो दूसरी विंडो होगी वो डल हो जाएगी। जैसे नीचे वाली विंडो जिसके ऊपर वर्कशीट लिखा है ये आपको डल नजर आ रही होगी, और जिसके ऊपर सेशन लिखा है वो आपको डार्क नजर आ रही है। तो कर्सर जहाँ पे ब्लिंक करेगा वो डार्क हो जाएगी जो विंडो है। दूसरी जो है इसे हम कहते हैं, यहाँ मैं नीचे अब कर्सर को ले आती हूँ, तो सेशन जो है वो लाइट हो गई है और वर्कशीट जो है वो डार्क हो गई है। इस विंडो को, दूसरी वाली को हम कहते हैं वर्कशीट विंडो या डाटा विंडो। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि हमने अपने डाटा की एंट्री इस विंडो में करनी होती है, और जब हम एनालिसिस करेंगे और जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे वो ऊपर सेशन विंडो में अपीयर होंगे। तो फर्स्ट वन सेशन, सेकंड वन वर्कशीट विंडो या डाटा विंडो। डाटा विंडो में अब आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ C1। C1 इंडिकेट्स फॉर फर्स्ट कॉलम, C2 फॉर सेकंड कॉलम, C3 थर्ड कॉलम। इस तरह से इस वर्कशीट में 4000 या अबव 4000, मेरे ख्याल से जो नए आ रहे हैं वर्जन इसके में भी उसमें 4000 से अबव हो। किसी का माइक ऑन है, उसको जरा बंद करें। काफी लोगों के, हमना, इफ्रा, सब लोग माइक ऑफ करो। अच्छा जी, इसमें आपको कॉलम जो नजर आ रहे हैं ये 4000 के करीब कॉलम है, और नए वर्जन में शायद इससे भी ज्यादा हों। और दूसरी तरफ आपको यहाँ नजर आ रही हैं 1 2 3 4 5 6, ये रोज हैं। ये यूं कॉलम है जो वर्टिकल है, और यूं हॉरिजॉन्टल जो है ये रोज हैं। ये रोज जो है ये बहुत सारी हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका जो वर्जन है मेरे टैब का उसकी कितनी कैपेसिटी है, मतलब उसकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से ये रोज जो है काफी सारी होती हैं। आप अगर इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से राइट साइड से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये रोज आपको नीचे जाती हुई नजर आएंगी, और ये बहुत ज्यादा है, ये खत्म ही नहीं होती हैं। आप इसमें बहुत सारी डाटा एंट्री कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप यहाँ से स्क्रॉल करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो आप कॉलम्स में आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। ये देखें C4 5 6 या 23 तक पहुंच गए हैं हम। इसके बाद आप और आगे ले जाएंगे 27, तो इस तरह 4000 या इससे अबव 4000 भी आपको नए वर्जन में मिल जाएंगे। तो ये कॉलम और रोज हैं और ये वर्कशीट विंडो है। हम जो डाटा एंट्री करेंगे
जिनके लिए हमने काम करना होगा वो हम इस वर्कशीट विंडो में करेंगे और सोल्यूशन हमारे पास सेशन विंडो में आएगा। तीसरी जो विंडो होती है, यहाँ आपको बिल्कुल नीचे नजर आ रही है लेफ्ट साइड पे, ये होती है प्रोजेक्ट विंडो। इसको जब मैं मैक्सिमाइज करती हूँ तो ये आपके सामने इस तरह की आ जाती है। प्रोजेक्ट विंडो में एक्चुअली सारी हिस्ट्री आएगी कि आपने किस टाइम पे किस डेट पे वर्कशीट 1 क्रिएट की थी। अगर आप दूसरी वर्कशीट लेते हैं तो वो कैसे क्रिएट हुई, किस टाइम पे हुई, आप जो जो काम करेंगे वो सारी डिटेल, यानी प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल इसमें आती है। तो इसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट विंडो। इसको आप माइनस साइन से मिनिमाइज कर देंगे तो ये वापस नीचे चली जाएगी। इसी तरह से आप इस वर्कशीट विंडो को माइनस साइन से करेंगे तो ये भी नीचे चली जाएगी, यहाँ ये वर्कशीट के नाम से पड़ी होगी। आप मजीद वर्कशीट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। आप इसे मैक्सिमाइज करेंगे तो ये फुल स्क्रीन पे भी आ जाएगी। तो यहाँ पे हम इस तरह से चलेंगे। तीसरी जो इसकी विंडो होती है उसे हम कहते हैं ग्राफ विंडो। ग्राफ विंडो तब अपीयर होती है जब आप किसी डेटा सेट के लिए ग्राफ बनाते हैं। वो भी हम ग्राफ बनाएंगे तो आपके सामने वो ग्राफ विंडो अपीयर हो जाएगी। फोर्थ वन जो विंडो है वो है जी फोर्थ वन जो है वो है हेल्प विंडो। यहाँ हेल्प के पे ऑप्शन पे आप जाएंगे तो पहली ऑप्शन आती है मेन्यू बार में। मेन्यू बार में हेल्प की ऑप्शन पे फर्स्ट ऑप्शन हेल्प है। आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक विंडो अपीयर हो जाती है जिसे मैं हेल्प विंडो का नाम देते हैं। अगर आप इसको देखें हेल्प विंडो को, तो इसमें आपको ऑप्शंस नजर आएंगी। फाइल मेन्यू, इसमें ओपन एंड सेव फाइल्स, एडिट मेन्यू, डाटा मेन्यू, ग्राफ मेन्यू। आप अगर किसी टॉपिक पे हेल्प लेना चाहते हैं तो इसमें पूरे ट्यूटोरियल्स और एग्जांपल्स और डाटा सेट्स पड़े हुए होते हैं। तो हेल्प के लिए यहाँ से आप हेल्प विंडो पर भी जा सकते हैं। तो टोटल मिनी टैब में 5 विंडोज है। सेशन विंडो, वर्कशीट और डेटा विंडो, थर्ड वन प्रोजेक्ट विंडो, फोर्थ वन ग्राफ विंडो एंड फिफ्थ वन इज द हेल्प विंडो। इनकी मदद से हम काम करते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं वर्कशीट पे कि डेटा एंट्री हमने किस तरह से करनी है। मिनी टैब में आप 3 तरह का डेटा एंटर कर सकते हैं। नंबर 1, आप टेक्स्ट डेटा एंटर कर सकते हैं। टेक्स्ट डेटा जिसको आप क्वालिटेटिव डेटा भी कहते हैं, यानी इसको अल्फा डेटा, वर्कशीट मिनी टैब में इसको अल्फा डेटा का नाम भी देते हैं। टेक्स्ट डेटा या अल्फा डेटा, जिस तरह से मैं कलर्स के नेम यहाँ एंटर कर दूं, रेड, ब्लू, वाइट, यानी जो आप टेक्स्ट फॉर्म में वैल्यूज लिखते हैं वो टेक्स्ट डेटा होता है। अब आप नोटिस करें जैसे ही मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डेटा एंटर किया तो ये C1 के साथ T लिखा गया। अच्छा, ये C1 C2 मैंने आपको बताया था कॉलम्स के नंबर है। अगर आप इन C1 C2 और 1 के दरमियान में एक बार आपको नजर आ रही है खाली, ये किसके लिए? ये आपने जो वेरिएबल के नेम लिखने होते हैं, वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करने के लिए इसको यूज करते हैं। मैंने चूंकि यहाँ वेरिएबल का कोई नाम नहीं दिया था तो ये खाली है। जैसे ही मैंने इसमें टेक्स्ट डाटा एंटर किया तो C1 के साथ डैश में T लिखा हुआ आ गया। T इंडिकेट करता है कि इस कॉलम में टेक्स्ट डेटा एंटर किया गया है। इसको मैं यहाँ पे नाम देना चाहती हूँ तो मैं लिख सकती हूँ कि ये मैं कलर यहाँ पे एंटर कर रही हूँ। दूसरी तरह का डेटा जो आप यहाँ पे मेरी टैब में एंटर कर सकते हैं उसे हम न्यूमेरिक डेटा कहते हैं। न्यूमेरिक डेटा जिस तरह से एज का वेरिएबल है, एज मैं एंटर कर दूं 32, 34, 35, 36। अब आप नोटिस करें जब मैंने न्यूमेरिक डेटा एंटर किया तो C2 के साथ कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया। यानी जब आप न्यूमेरिक डेटा एंटर करेंगे तो कॉलम के ऊपर कुछ नहीं आएगा। जब आप टेक्स्ट डेटा एंटर करेंगे तो T लिखा हुआ साथ में आ जाएगा। तीसरी तरह का डेटा जो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं वो है डेट या टाइम। जब आप डेट एंटर करते हैं, जिस तरह से अगर मैं आज की डेट एंटर कर दूं कि आज 10 फरवरी है, 10/2/2021, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी तो साथ में C3 के साथ D लिखा हुआ आ गया है। D इंडिकेट करता है कि आप डेट एंटर कर रहे हैं। तो ये 3 तरह का डेटा है जो आप मिनी टैब में एंटर कर सकते हैं और कॉलम फौरन से पिक कर लेता है कि ये टाइम या डेट है, ये टेक्स्ट डेटा है और ये न्यूमेरिक डेटा है। अच्छा, डेटा एंट्री करते हुए आप अगर किसी सेल को खाली छोड़ के आगे चले जाते हैं एंट्री करते हुए, तो आप नोटिस करें जिस सेल को मैंने खाली छोड़ा उसके ऊपर फौरन स्टार बना हुआ आ गया है। ये स्टार इंडिकेट करता है कि आपने एक वैल्यू मिस कर दी है। तो आपको सिग्नल मिल जाता है कि आपने डेटा एंट्री करते हुए कोई सेल खाली छोड़ दिया है। समटाइम्स क्या होता है, कुछ न्यूमेरिकल एनालिसिस हम करते हैं तो वो फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो इस मिसिंग
सेल के साथ भी आपको सोल्यूशन निकाल के दे देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं एनालिसिस जिनमें फौरन वो इंडिकेट करेगा कि आपकी कोई एंट्री जो है वो स्टेरिक है, खाली रह गई है, मिसिंग है, तो आपको उसको फिल करना होगा। और आपको वो जब हम अभी अपनी स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको बताएगा कि आपकी इन सारे कॉलम में टोटल कितनी एंट्रीज है, उसमें से मिसिंग कितनी है और नॉन मिसिंग कितनी है, वो इस स्टेरिक के बेस पे। तो डाटा एंट्री करते हुए अगर आप कोई भी सेल खाली छोड़ जाएंगे तो वो फॉरेन स्टार से आपको मिसिंग की इंडिकेशन दे देता है। तो यहाँ तक हो गया कि ये मिनी टैब क्या है, आपके सामने कौन कौन सी चीजें नजर आती हैं और ये किस तरह से काम करता है। अब हम आ जाते हैं वापस उन टॉपिक्स पे जो हमने पढ़े थे। अगर आप रिकॉल करें तो सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था। मैं बात कर रही हूँ इंट्रोडक्शन के बाद, वेरिएबल्स के बाद, जो हमने सेकंड आर्टिकल स्टार्ट किया था प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का, वहां में हमने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको याद होगा कि हमने दो तरह के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़े थे। एक हमारे पास था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक हमारे पास था कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही था जी, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मिनी टैब यस में, मैम। हाँ जी, मिनी टैब में कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनता, हम सिर्फ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, हम जब डेटा कलेक्ट करते हैं ना, तो डेटा सेट में आने वाली जितनी भी वैल्यूज होती हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। और जब डेटा सेट बड़े होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ एंट्रीज जो है वो रिपीट हो रही होती हैं, तो ये उनका काउंट करके जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाता है, यानी डिस्क्रीट डेटा सेट के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक डिस्क्रीट डेटा सेट पुट करने जा रही हूँ। मैं एक छोटा डेटा सेट कंसीडर कर रही हूँ, इसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 50 वुमेन के, जिसमें वैल्यूज आ रही हैं जी। आपने बिल्कुल इसी तरह से डेटा एंट्री करनी है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये मैंने वेरिएबल का नेम डिक्लेयर कर दिया कि मैंने C1 में यानी फर्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिए हैं। ये है 2 4 5 1 7 6 3 3 5 4 6 7 1 2 3 4 5 3 4 5 6 3 2 4 3 2 4 3 4 एंड 2। मैंने 30 ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो यहाँ पे एंटर कर दिए हैं। मैंने C1 फर्स्ट कॉलम में एक वेरिएबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जो आपको पता है डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, यानी इट कैन अज्यूम वैल्यू 0 1 2 3 4, इट कैन नॉट अज्यूम द वैल्यूज इन पॉइंट्स। वो मैंने एंट्री की, 30 ऑब्जर्वेशंस मैंने रो वाइज एंटर की हैं। मैं अब इनके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहती हूँ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करना है हमने, अच्छा जी, ये जो ऊपर आ रही थी ये क्या है आपके पास, ये सारी की सारी, फर्स्ट वन क्या है, मेन्यू बार है। मेन्यू बार है, तो यहाँ से अब हमने जो है ऑप्शंस को यूज करना है कि हमने किस ऑप्शन में जाके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। आप 1 मिनट होल्ड करेंगे। बाबाई फैसला। हाँ जी, हमने इस डेटा के लिए सबसे पहले जाना है मेन्यू बार से स्टैट में। स्टैट से आप आएंगे नीचे ऑप्शन टेबल्स। टेबल्स में पहली ऑप्शन होगी टैली इंडिविजुअल वेरिएबल्स, ये आप क्लिक करेंगे। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है।
इसमें अब वो पूछ रहा है कि आपने किस वेरिएबल के लिए टैली बनानी है। टैली आपको पता है ना, जो हम काउंटिंग करके टैली साइंस बनाते थे और फिर उसी को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देते थे, ये वही वाली ऑप्शंस है। तो आपने क्या करना है, चूंकि हमने C1 यहाँ पे कॉलम भी आ जाएंगे, अगर आप इसको कोई टाइटल ना भी देते तो सिंपली C1 लिखा हुआ आता। अब चूंकि मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया तो वो भी साथ में शो हो गया है। आप इस पे C1 पे डबल क्लिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन वेरिएबल है जिसके लिए टैली बनानी है। अब नीचे आपसे कुछ ऑप्शंस वो पूछ रहा है कि आपने सिर्फ काउंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी सिर्फ शो करानी है या उसकी परसेंटेजेस भी शो करानी है। क्यूमुलेटिव काउंट्स, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी आपने पढ़ा हुआ है कि हम क्यूमुलेट करते जाते हैं फ्रीक्वेंसी को। क्यूमुलेटिव काउंट्स भी आप लेना चाहते हैं और क्यूमुलेटिव काउंट्स की परसेंटेज भी लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सारे जो बॉक्सेस हैं उनको चेक कर देती हूँ, यानी टिक का साइन लगा देती हूँ कि मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। अच्छा, ये जो नीचे ऑप्शन आ रही है ना, स्टोर रिजल्ट्स, समटाइम्स हम जो है इस अपनी डाटा शीट में भी रिजल्ट को स्टोर करा सकते हैं, तो उसके लिए फिर आपको स्टोर रिजल्ट की ऑप्शन देनी पड़ेगी, लेकिन मैं ये नहीं करा रही, मैं चाह रही हूँ मेरी सेशन विंडो में ही आउटपुट आए। तो इसको मैं ओके कर देती हूँ, ये थोड़ा वेट कराता है और साथ ही आपके सामने यहाँ पे आउटपुट आ जाती है। अब ये आउटपुट क्या आई है ये अब हम देखते हैं। सबसे ऊपर जी उसने लिख दिया टैली फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन। मैंने चूंकि आपको बताया था यहाँ डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए डीलिंग होती है, यहाँ पे वो क्लास लिमिट्स बाउंड्रीज फ्रीक्वेंसीज ऐसा कुछ नहीं बनाता, डिस्क्रीट डेटा के लिए जो है ये टैली बनाता है। तो टैली फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल, वेरिएबल का नाम लिख दिया कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन के लिए। अब यहाँ पे देखें इसने क्या किया, इसने जो x वेरिएबल है उसकी वैल्यूज बता दी, उसकी वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7, 7 मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू 1 है इस वेरिएबल की इस कॉलम में और सबसे बड़ी वैल्यू है 7। अब उसने काउंट क्या बताया, काउंट यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी, मतलब 1 जो है वो 2 टाइम्स अपीयर हुआ है इस डाटा सेट में। जो मैंने 30 एंट्रीज की थी उसमें 1 2 दफा एंटर हुआ है, 2 5 टाइम्स एंटर हुआ है, 3 7 टाइम्स एंटर हुआ है, 4 7 टाइम्स है, 5 4 टाइम्स है, 6 3 टाइम्स है और 7 2 टाइम्स है। और जब इस सारी फ्रीक्वेंसी को सम करेंगे तो सम जो है वो 30 के इक्वल आता है। फिर उसकी परसेंटेजेस बताई गई हैं, यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 जो हैं वो 6.67% वुमेन के हैं। ये परसेंटेज ऐसे निकली है, 2 को डिवाइड किया गया है 30 से और मल्टीप्लाई किया गया है 100 से। तो इस x वेरिएबल 1 जो है उसकी परसेंटेज 6.67 है। इसी तरह 5 की परसेंटेज जो है 5 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 16.67, ये परसेंटेजेस में बता दिया गया। देन क्यूमुलेटिव काउंट है, क्यूमुलेटिव काउंट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कहते हैं। पहली फ्रीक्वेंसी 2 एज इट इज, फिर 2 में नेक्स्ट 5 प्लस कर दिए, 5 प्लस 2 7 आ गया, 7 प्लस 7 अगली फ्रीक्वेंसी ऐड की 14 आ गई, 14 प्लस 7 21, इस तरह क्यूमुलेट करते गए तो टोटल 30 आ गई। टोटल यहाँ पे 30 थी तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी 30 होना जरूरी था, तो ये क्रॉस चेक हो गया कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 आ रही है। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के परसेंटेजेस निकाली गई हैं, यानी 2 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 7 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह 25 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100, 30 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 100% आ गया। तो 100% जो है परसेंटेज कंप्लीट हो जाती है। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। अब जिस तरह मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे प्रैक्टिस के लिए, जिनमें मैंने आपको कहा था आप मैनुअली करें, खुद से पहले वैल्यूज को अरेंज करें, उसमें छोटी से बड़ी की तरफ जाएं, फिर टैली मार्क्स लगाएं, फिर देखें कि क्या आता है। तो अब वही वाले क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर में, सिर्फ आपको डाटा एंट्री यहाँ पे करने में टाइम लगेगा, उसके बाद विद इन 1 सेकेंड आपके पास ये सारी आउटपुट आ जाती है, वहां से आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि आपने काम सही किया है या नहीं। तो मैं किस ऑप्शन से गई थी, स्टैट में गई थी, स्टैट से टेबल्स में, टेबल से फर्स्ट ऑप्शन टैली इंडिविजुअल वेरिएबल में, वहां से ये मैंने सारा काम कंप्लीट किया। तो बताएं ये क्लियर है, इसमें कोई क्वेश्चन हो आपकी तरफ से, नहीं तो फिर हम आगे मूव करते हैं। मैम जी मैम ये जस्ट डिस्क्रीट वेरिएबल्स के लिए होगा या कंटिन्यूस वेरिएबल्स के लिए भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? अगर बेटे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में ऐसी वैल्यूज हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, जैसे 3.2 3.2 3.2 5.6 3.2 5.6 3.9 3.9, अगर वैल्यूज इस तरह से आ रही हैं कि वो बार बार रिपीट हो रही हैं,
तो फिर ये उनकी टैली बना देगा। अदरवाइज ये क्या करेगा, आप डिस्क्रीट वैल्यूज तो दे दोगे, वो सारी वैल्यूज भी आपको यहाँ पे अरेंज करके दे देगा, सबके सामने काउंट 1 1 लिख देगा कि सारी वैल्यू एक एक दफा आई हैं। तो वो तो फिर आपको कोई फायदा नहीं ना होगा उसकी एंट्री करने का, कि जब सबकी फ्रीक्वेंसी 1 1 है। ये उस डेटा सेट के लिए जहाँ पे वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही हूँ, और बजाय हम खुद मैनुअली कैलकुलेट करें कि कौन सी वैल्यू कितनी दफा आ रही है, हम सिंपली इसके साथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना के देख सकते हैं। ठीक है, तो पेपर में प्रैक्टिकल में आपको जी किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको एक डेटा सेट दे दूं जिसमें 50 या 60 एंट्रीज हो और आपसे कहूं कि इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, तो आपने क्या करना है, सिंपली उनकी एंट्री करनी है। एंट्री करने के बाद जो आउटपुट आएगी, इस आउटपुट को आपने उठा के पेपर के ऊपर लिख देना है। आपने शीट पे वर्क करना है, आप लैपटॉप साथ लेके आएंगे प्रैक्टिकल में, मिनी टैब उस पर इंस्टॉल होना चाहिए, बैटरी फुल होनी चाहिए, डाटा एंट्री करेंगे और उसमें आपकी जो आउटपुट आएगी वो आपने क्वेश्चन का नंबर लिख के उसकी आउटपुट वहां शीट पे लिख देनी है, इसकी आउटपुट ये आई है। ठीक हो गया। प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से साथ साथ मैं बताती जा रही हूँ कि कैसे क्वेश्चन आएगा और आपने कैसे उसको सॉल्व करना है। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपके पास, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। ठीक हो गया। यस मैम। जी खामोश मैडम ठीक हो गया। खामोशी का मतलब होता है कि समझ आ गया। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद हमने एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था, स्टेम एंड लीफ मैम ये डिस्प्ले। वाला हमारा फ्रीक्वेंसी था। जी जी, पूछें। मैम ये वाला हमारा सारा ये वाला जो चार्ट बना हुआ है, ये वाला हमारा फ्रीक्वेंसी वाला चार्ट बना हुआ है, ये वाला चार्ट तो नहीं अभी बना, ये जो टेबल जब बना है ना, हमें फ्रीक्वेंसी। चार्ट तो अभी नहीं बना, टेबल ये जी बना मैम। है। टेबल जो है इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। ये एक्स वेरिएबल है, वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7, और ये उसके सामने फ्रीक्वेंसीज है एफ। तो एक्स और एफ आपके पास आ गया। अगर मैं ओके क्वेश्चन मैम। में कहूँ कि ऑल्सो फाइंड द परसेंटेज, क्यूमुलेटिव काउंट्स और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड द क्यूमुलेटिव परसेंटेज, तो आपने फिर ये सारी भी कैलकुलेट कर लेनी है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है, जो चीजें पूछी गई सिर्फ वो निकालनी है और वो ही पेपर के ऊपर लिखनी है। अगर मैं कहूँ कि सिंपली एक डाटा सेट है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको सिर्फ पहले 2 कॉलम्स की जरूरत है। अच्छा, ये जो टूल बार है, ये जो आपको मैंने बताया था मेन्यू बार के नीचे टूल बार है, इसमें ये एक आपको ऑप्शन नजर आ रही है। जब मैं इसके ऊपर अपने माउस का कर्सर लेके जाती हूँ तो वो आता है एडिट लास्ट डायलॉग। आपने आखिरी दफा जो डायलॉग बॉक्स यूज किया था, अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें। देखें, यही वो डायलॉग बॉक्स था जिसके थ्रू मैंने ये आउटपुट ली थी। इसमें मैंने काउंट्स, परसेंट, क्यूमुलेटिव काउंट सब कुछ किया था। अगर मैंने क्वेश्चन में पूछा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए, तो आपने जस्ट काउंट्स को क्लिक करना है, बाकी सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूछा ही फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि ऑल्सो फाइंड द परसेंटेजेस एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो आप फिर इन दोनों को भी कर दे। तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकते हैं अपने लास्ट डायलॉग बॉक्स पे जो आपने यूज किया है। मीटिंग का टाइम लेस देन 1 मिनट है।